Hello students, welcome back to my channel Legal Vocab by सौम्या। बहुत सॉरी फॉर द डिले कि मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो पा रही थी इतने दिनों से आपको पढ़ाने के लिए। सेक्शन 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लीट हो चुका है। आगे हम सेक्शन 31 करते हैं। 32, 33, 34 सेक्शन 35, 36, 37, 38, 39 एंड सेक्शन 40 तक आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 31 इसमें है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड, कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इट्स सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट, वैसा कॉन्ट्रैक्ट कि जिसमें इवेंट जो है उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन है, ए करता है कॉन्ट्रैक्ट बी को देने के लिए 10,000 रुपीज़ इफ़ बीज हाउस इज़ बर्नड। तो ये दिस इज़ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि ये अगर बी का हाउस जल जाता है तो वो उसको 10,000 रुपीज़ देगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका घर जले ही जले, इसका कोई पक्का निश्चय नहीं, निश्चित समय नहीं है इसका, ये निश्चित बात नहीं है। तो इसलिए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब सेक्शन 32 हम डिफ़ाइन करते हैं आपको कि इन्फोर्समेंट। सेक्शन 32 बोलता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। पहला था उसमें सेक्शन 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 32 में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट, उन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट जो कि इवेंट हैपनिंग में हो रहा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ़ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, मतलब यहाँ पे आ गया अनसर्टेन, कोई भी निश्चित समय नहीं है, फ्यूचर इवेंट का हैपन हो जाता है, कांट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज़ हैपेंड। मतलब जो भी वो जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है या नहीं हो सकता है उसमें, अगर वह जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है होता है, वो इन्फोर्स्ड नहीं किया जा सकता है लॉ में जब तक कि वह इवेंट होता है। अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल है, सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड हो जाता है। इलस्ट्रेशन इसकी समझाती हूँ मैं। ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ़ ए सर्वाइव सी। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है बी से कि बी का हॉर्स वो बाय कर लेगा अगर इफ़ ए सर्वाइव सी। दिस कॉन्ट्रैक्ट कान, मतलब अगर ए सर्वाइव करता है सी से, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है जब तक कि सी डाइज, अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। जब तक कि ए सर्वाइव करेगा, अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम, मतलब कि अनलेस और अनटिल सी डाइज, जब तक कि वो एज लाइफ टाइम में मरेगा नहीं तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल ए हॉर्स टू बी at a specified price. If C, to whom the horse has been offered, refuses to buy him, the contract can't be enforced by law unless and until C refuses to buy the horse. यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो एक घोड़ा बेचेगा बी को एक स्पेसिफाइड प्राइस पे। अगर सी जो है, टू whom the horse has been offered, अगर सी जिसको ऑफ़र किया गया है हॉर्स वो रिफ्यूज़ कर देगा उसे ख़रीदने के लिए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स नहीं किया जाएगा लॉ में अनलेस एंड अनटिल सी रिफ्यूज़ेस टू बाय द हॉर्स। सी इसका इलस्ट्रेशन है। बी मैरीज सी, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। मतलब बी मैरी करता है सी से, सी मर जाता है विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रह गया है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि बी मैरी करता है सी से,
लेकिन सी डाई मर जाता है उससे बिना शादी किए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है। ऐसे ही अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको स्टूडेंट्स, बच्चों। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 33, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। इसमें आ गया, ये पहले वाले में था कि इवेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग पे, अब ये है ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। तो इसको पढ़ लेते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, नहीं होता है, अगर वो हैपन कैन बी इन्फोर्स्ड, लागू किया जा सकता है, व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, जब वो उसकी जो हैपनिंग ऑफ इवेंट है वो जो है इवेंट बिकम इम्पॉसिबल हो जाती है, एंड नॉट बिफोर, उसका हैपन होना किसी इवेंट का इम्पॉसिबल हो जाता है पर उससे पहले नहीं होगा। तो ये था इलस्ट्रेशन, इसका पढ़ लेते हैं। ए एग्रीज टू बी ए सम ऑफ मनी, मतलब ए एग्री कर रहा है बी को एक सम ऑफ मनी देने के लिए, फिर सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, ए एग्रीज टू पे, द शिप इज संक, जो शिप है वो डूब जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स होगा, तो शिप सिंक्स हो जाएगा। व्हेन द शिप सिंक्स, तो कंटिंजेंट ये इन्फोर्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जब शिप जो है वो उसके हैपन हो जाता है, या उसका डूब जाता है जब वो, इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, तो इसका नॉट हैपनिंग। सेक्शन 34, when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person, मतलब अगर कोई इवेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंटिंजेंट है वो इम्पॉसिबल दिख रहा है, और उसका अगर उसका जो फ्यूचर कंडक्ट है लिविंग पर्सन से, इफ़ इट इज़ द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन से है, यानी कि अगर फ्यूचर इवेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंटीजेंट है इज़ द वे इन विच ए पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingency। illustrations का पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। ए एग्री करता है बी को एक सम ऑफ मनी देने के लिए, अगर बी मैरी करता है सी से, सी पर मैरी कर लेता है डी से, तो जो मैरिज है बी की सी से वो कंसिडर्ड इम्पॉसिबल हो जाएगी कि अब तो वो बी से मैरी ही नहीं कर सकता है। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल दैट डी में डाई एंड दैट, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि डी मर जाए और तब सी जो है वो उसके बाद मैरी बी से कर ले। तो ये जो होता है ये इफ़ इट इज़ द कंटिंजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल दिखता है, लेकिन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, उस लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के बारे में समझाते हैं कि कैसा रहेगा। Section 35, when contracts become void which are contingent on happening of a specified event within fixed time, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि void होंगे which are contingent होंगे on happening of specified event within fixed time, में फिक्स टाइम के अंदर अंदर वो हैपन कर जाते हैं, उनका होना निश्चित हो जाता है, तो इसका मतलब ये सेक्शन 35 में होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कहलाते हैं, यानी कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स, हो जाता है अनसर्टेन इवेंट, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अनसर्टेन इवेंट हैपन्स विद इन ए फिक्स टाइम बिकम वॉइड इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड, अगर टाइम फिक्स के एक्सपायरेशन के बाद सच इवेंट हैज़ नॉट हैपेंड, ये नहीं होता है, और इफ बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल हो जाता है, तो तब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स में बी इन्फोर्स्ड, जब लागू किए गए विच आर कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन a fixed time may be enforced by law
when the time fixed has expired and such event has not happened, or before the time fixed has expired, if it becomes certain हो जाता है that such event will not happen, नहीं होगा. इलस्ट्रेशन से इसको समझेंगे हम. एक ए प्रॉमिस करता है बी को एक सम ऑफ मनी देने के लिए अगर सर्टेन शिप रिटर्न कर जाता है 1 साल में. द कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इन्फोर्स किया जा सकता है, लागू होगा अगर शिप रिटर्न हो जाए, और वॉइड हो जाएगा अगर शिप बर्नड हो जाए, विद इन द ईयर जल जाए. अब बी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका. ए प्रोमिसेस टू पे बी ए सम ऑफ मनी देता है, प्रॉमिस करता है ए बी को एक सम ऑफ मनी देने के लिए अगर सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन ए ईयर, नहीं लौटता है. पहले क्या था, लौटता है, और दूसरे में बी में क्या है, नहीं लौटता है 1 साल में. तो कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्फोर्स किया जाएगा अगर शिप डज नॉट रिटर्न विद इन ए ईयर और इज़ बर्न्ड विद इन द ईयर. तो दोनों बातें अपोजिट हैं, पर ये इन सब की बात वही कह रहा है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बिकम वॉइड हो जाएगा अगर कंटिजेंट हैपनिंग स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम में हो जाएगा. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो जाएंगे हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट विद इन ए फिक्स टाइम, अगर उसका हैपन हो जाता है कोई भी स्पेसिफाइड इवेंट फिक्स टाइम में, तो वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे. आई होप ये आप सबको क्लियर हो रहा होगा. सेक्शन 36, एग्रीमेंट्स कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड, यानी कि एग्रीमेंट्स कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड होता है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है वो भी वो वॉइड होंगे एग्रीमेंट्स. जैसे कि कंटिजेंट एग्रीमेंट्स टू डू or not to do anything if an impossible event happens are void. contingent agreements होना और ना होना उनका, if कोई भी चीज़ का, if an impossible event, जो impossible event है वो हो जाता है, are void होंगे ऐसे contract. whether the impossibility of the event is known होगा, अगर impossibility हमें पता भी हो सकती है, और नॉट टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज़ मेड. इलस्ट्रेशन ए एग्री करता है बी को 1000 रुपीज़ देने के लिए अगर 2 स्ट्रेट लाइन शुड इनक्लोज ए स्पेस. द एग्रीमेंट इज़ वॉइड होगा, ये जाहिर सी बात है. सेक्शन बी, ए एग्रीज टू बी पे बी ₹1000 इफ बी विल मैरी एज डॉटर सी. C was dead at the time of the agreement. The agreement जब वो एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे ही वो मर रखा है की है डॉटर सी, तो उसके बाद एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड हो जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? कमेंट में लिखना ना भूलिएगा कि हमें क्लियर हो रहा है. सेक्शन 37 चैप्टर 4 हो जाता है. सेक्शन 37 के रूप में आता है चैप्टर 4 ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड. जिस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका परफॉर्मेंस होना वो परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है. तो ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहे हैं कि क्या ड्यूटीज़, क्या ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं पार्टीज़ की कॉन्ट्रैक्ट्स में. सेक्शन 37, जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो तो या तो ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म दियर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ. promises bind the representatives of the promisors in case of the death of such promisors before performance. से पहले रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रोमिस, ऐसे प्रॉमिस बाइंड कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, promisers को, in case of the death of such promisers before performance, unless जब तक कि ये नहीं होता है contrary intention appears, जब तक contrary intention appear नहीं होगा from the contract से. illustration, ए प्रॉमिस करता है बी को गुड्स को डिलीवर करने के लिए एक सर्टेन डे पे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000, लेकिन ए डाई हो जाता है बिफोर दैट डे. A's रिप्रेजेंटेटिव आता है बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू B एंड B इज़ बाउंड टू पे. तो इसलिए B इज़ बाउंड टू पे ₹1000 टू A's रिप्रेजेंटेटिव्स, भले ही उसकी एक ही डेथ हो गई है उस कॉन्ट्रैक्ट उस बिफोर दैट डे. A promises to paint a picture for B
by certain day at a certain price, A dies before the day, the contract can't be enforced either by A's representatives or by B. स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये जितने भी मैं क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के करा रही हूँ, तो ये जो हैं जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये सारे लॉ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे, आ सकते हैं, जुडिशरी प्री हो चाहे मेंस हो। तो इन दोनों की मैं तैयारी कराते हुए चल रही हूँ आपको। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है या कोई भी क्वारी है तो प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। सेक्शन 38 बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफ़र, मतलब अगर ऑफ़र परफॉर्मेंस का ऑफ़र अगर हमने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जहाँ पर प्रॉमिसर ने एक ऑफ़र किया है प्रॉमिसी को परफॉर्मेंस के लिए, और ऑफ़र जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो किया जा रहा है गया है, तो जो प्रॉमिसर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसका दायित्व नहीं होगा कि वो फॉर नॉन परफॉर्मेंस नॉट डज ही देयर बाय लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ना ही उसके राइट्स लूज होंगे। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल। जय जय। हाँ दीदी है।